हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो एक काफ़ी हेल्पफुल और इंसाइटफुल वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर हम नबार्ड ग्रेड 2026 की हर एक डिटेल को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने नबार्ड ग्रेड 2026 के लिए अभी प्रिपेयर किया है, इस एग्जाम के बारे में अभी जाना है, एंड हु वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जो अभी इन्फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर है, जिन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को सर्च कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको एक ही जगह पे नबार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो दैट यू कैन मेक अ रैशनल डिसीजन। सो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। बट इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड हु वांट टू हैव मोर द इन्फॉर्मेशन related to the expected notification date, exam date, eligibility criteria, exam pattern, syllabus, job profile, and the salary structure, then this video is for you. On that note, let us begin. But students, before I start, whenever you are preparing for any examination, one of the most important things that is going to serve as the guiding light for your preparation is the previous year questions, the decoded syllabus, and the component wise strategy. So we have compiled all of this together at one place in this particular guidebook. You can download it, and the link to download it for free has been given in the description box below. On that note, let us begin. So students, first of all, let me answer the first question, that what is the expected exam notification date and what is the exam date, expected exam date. So students, 2024 में हमने सॉरी 2025 में हमने देखा था कि हमारी जो एग्जाम की नोटिफिकेशन डेट थी वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी। लगभग हमारा जून जुलाई के आसपास एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन 2025 के अंदर हमारी जो एग्जाम की नोटिफिकेशन थी, इट केम इन अक्टूबर। और हमारा जो एग्जाम था, सॉरी, इन नवंबर, द एग्जाम नोटिफिकेशन इट केम इन नवंबर, एंड द एग्जाम, द फेज वन, इट टुक प्लेस इन डिसम्बर, ऑन 20th ऑफ डिसम्बर। सो 2025 की जो साइकिल थी वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, यार अगर 25 की साइकिल इतनी डिले हुई है, सो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम पैटर्न इन 2026 ऑल्सो, कि हमारा 2026 का पैटर्न भी ऐसा ही कुछ अलग होगा, एग्जाम बहुत लेट आएगा। बट स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द केस। आप प्लीज़ इस केस के अकॉर्डिंग मत चलिए, क्योंकि 2023 के अंदर भी हमारे साथ यही हुआ था कि एग्जाम जो है वो नवंबर मंथ में कंडक्ट किया गया था, अक्टूबर में हमारी नोटिफिकेशन आई थी। बट 2024 के अंदर जो एग्जाम की नोटिफिकेशन थी वो अगस्त में ही आ गई थी और एग्जाम सितंबर में कंडक्ट करवा लिया गया था। तो नोटिफिकेशन जो है उसका कोई ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है कि वो इसी मंथ में आएगी या इसी डेट के अराउंड आएगी। वो कभी भी आगे पीछे हो गई है, और एक साल डिले हुई है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो अगले साल भी डिले होगी। आप अगर 2025 को अपना सॉरी अगर आप 2026 को अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, सो इस केस के अंदर आपको जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ 2026 है उसको एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन लेकर चलना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि जुलाई तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगस्त और सितंबर के अंदर आपका फेज वन एग्जाम हो जाएगा, एंड अक्टूबर टू नवंबर के अंदर आपका फेज टू एग्जाम हो जाएगा। दीज आर द टेंटेटिव डेट्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड। अगर इससे ज्यादा डिले होती है तो आपकी चांदी है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिले होगा इसके चक्कर में अभी चीज़ों को लेट करते रहते हो या अपनी प्रिपरेशन को डिले करते हो, सो दैट माइट कॉस्ट यू, क्योंकि एग्जाम नोटिफिकेशन का कोई ऐसा फिक्स्ड मंथ नहीं है, वो आगे पीछे कभी भी हो सकती है। तो आप एक टेंटेटिव मंथ या आप एक टेंटेटिव, आई वुड से, क्वार्टर अपने दिमाग में लेके चलिए और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। सो जून एंड जुलाई इज द एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड फॉर योर नोटिफिकेशन डेट, अगस्त एंड सितंबर इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर योर फेज वन एग्जाम, एंड अक्टूबर टू नवंबर इज योर एक्सपेक्टेड डेट फॉर योर फेज टू एग्जाम, राइट। सो ये हमारी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है नबार्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दो चीजें आती हैं, एक है एज और दूसरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर मैं बात करती हूँ एज की, सो यहाँ पर एज का आपका क्राइटेरिया होता है 21 टू 30 ईयर्स। आपकी जो एज है फॉर अ अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट वो होती है 21 टू 30 ईयर्स। अब ये एज कैलकुलेट कैसे करी जाती है, तो स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन के अंदर, जैसे ये मैंने 2024 का स्निपेट यूज किया है, सिमिलरली 2025 में भी था और सिमिलर चीज आपको 2026 में भी देखने को मिलेगी। जो आपकी एज होगी उसके लिए एक कट ऑफ डेट यहाँ पर गिवन होगी, और उस कट ऑफ डेट के बेसिस पे आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करी जाएगी। और ये जो कट ऑफ डेट होती है ये जनरली हमारे एग्जाम से या हमारी नोटिफिकेशन से एक मंथ पहले की होती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। सो द एलिजिबिलिटी इज 21 टू 30 ईयर्स, और जो आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी वो इस कट ऑफ डेट के बेसिस पे होगी, और ये कट ऑफ डेट डिपेंड करेगी कि नोटिफिकेशन कब आएगा। हर साल नोटिफिकेशन के बेसिस पे ये कट ऑफ डेट चेंज
चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्या यहाँ पर हमें कोई एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन हमें हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलती है, वो एज रिलैक्सेशन नबार्ड एग्जाम्स में भी होती है। 3 years इन केस ऑफ ओबीसीज, 5 years इन केस ऑफ एससी एसटी, एंड 10 years इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, राइट। सो ये सारे आपके यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हैं जो कि रहेंगे। लाइक देयर इज अगेन अ होल लिस्ट ऑफ other relaxations which are given for the ex-servicemen, for the emergency commissioned officers, for the children and family members of victims died in 1984 riots। तो एक डिटेल्ड यहाँ पर आपको गिवन है। मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया कि यस, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहती है। सो अगर आप अभी तक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल थे एज रिलैक्सेशन के लिए, तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल होंगे। बस एक बार आप पॉज करके इस पूरे रिलैक्सेशन वाले पैराग्राफ को और अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो दूसरी एलिजिबिलिटी आती है, वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी क्या रहनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नबार्ड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे डिसिप्लिन के अंदर रिक्रूटमेंट होती है। एक होता है हमारा जनरल स्ट्रीम, राइट, जनरलिस्ट स्ट्रीम इसको हम कहेंगे। उसके अलावा हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स के अंदर भी यहाँ पर जो है सिलेक्शन होता है, विच इंक्लूड्स जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, आईटी हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स होते हैं जिसके अंदर भी ये रिक्रूटमेंट होती है। नाउ अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है और हर साल जनरल स्ट्रीम की वैकेंसीज आती है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स की वैकेंसीज कभी आ सकती हैं, कभी नहीं आ सकती, उनका कुछ फिक्स नहीं होता, पर जनरल स्ट्रीम हर साल आता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी जनरल स्ट्रीम की ही यहाँ पर होती हैं। तो इसके अलावा एक राजभाषा भी यहाँ पर हमारे पास स्ट्रीम रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनमें से किसी एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट चूज मोर देन वन डिसिप्लिन। यू कैन ईदर चूज द जनरल स्ट्रीम और यू कैन चूज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम, राइट, और यू कैन चूज ईदर द जनरल और द राजभाषा, बट नॉट अनदर वन। सिर्फ एक ही स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जो हमारी जनरल स्ट्रीम होती है उसके लिए आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, और वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है, इन एनी सब्जेक्ट इफ यू हैव द बैचलर्स डिग्री। बट यहाँ पर एक हमारे मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है कि यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स जो है अपनी बैचलर्स डिग्री के अंदर चाहिए होते हैं। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मिनिमम मार्क्स यहाँ पर चाहिए होते हैं, ठीक है। सो बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 60%। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए आपके बैचलर्स के अंदर यू हैड 55%, ठीक है, आपके 55% मार्क्स थे, बट आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी, यू डिड योर PG ऑल्सो, एंड इन PG यू हैव 50% मार्क्स, then you are again, sorry, not 50, 55%, you have 55% in your PG also, then again you are eligible. So पीजी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, बट से अगर आप बैचलर्स वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हैं, बट इफ यू आर एबल टू मीट योर पीजी क्राइटेरिया, इफ यू हैव अ पीजी विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, राइट, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी है। सो नो, पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट नेसेसरी in case you are not able to meet the bachelor's criteria of minimum marks and you are meeting the post graduation criteria of minimum marks, then also you are eligible. That is all that I wanted to say, but nowhere post graduation is necessary for this exam. The next doubt which students might have is that, is distance education considered valid? So yes students, distance education is also considered valid for you to be eligible for this particular examination, ठीक है। सो आई होप आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया था वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक और चीज कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में रिलैक्सेशंस हैं। सो यस, वो मैंने अभी आपको बताया कि SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पर जो हमारी बैचलर्स डिग्री है उसके अंदर मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन है। सपोज एक अनरिजर्व कैटेगरी को 60% चाहिए, सो रिजर्व कैटेगरी SC ST PWBD they require only 55% marks, right? But here there is one more thing: the PWBD candidates applying against unreserved post, they will not be eligible for the relaxation in the educational qualification percentage criteria, right? Now यहाँ पर एक चीज़ और स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि यहाँ पर क्या हमारे सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स जो हैं उन्हें कंबाइन किया जाएगा, या केवल एक सेमेस्टर के मार्क्स, या फिर हमें हर एक सेमेस्टर के अंदर 60% मार्क्स जो हैं वो लेकर आने। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि नोटिफिकेशन के अंदर ये क्लियरली गिवन होता है कि ये आपका एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट होना चाहिए, विच मीन्स कि आपके सारे सेमेस्टर्स का जो कंबाइंड मार्क्स है वो 60% होना चाहिए। किसी एक सेमेस्टर
सेमेस्टर में 60% होना या ना होना से फर्क नहीं पड़ेगा, एग्रीगेट जो है वो 60% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज आती है कि आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, कैन आई अप्लाई। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखो, जैसे आपकी एज की कट ऑफ होती है वैसे ही आपकी एक और कट ऑफ यहाँ पर गिवन होती है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो उस कट ऑफ डेट से पहले आपके फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर, फाइनल टर्म, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में नाम यूज किया जाता है, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उस फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर का जो रिजल्ट है, रिमेंबर नॉट द डिग्री बट द रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो उस कट ऑफ डेट से पहले रिलीज हो जाना चाहिए। जैसे ये 2024 का स्निपेट है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसी ही डेट आपके 2026 के नोटिफिकेशन में आएगी। उस डेट से पहले अगर आपके फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर्स में हैं वो प्लीज इस क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि वो 2026 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद में कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमारा जो कॉलेज है वो सीजीपीए या जीपीए फॉर्मेट में मार्क्स हमें प्रोवाइड करता है, तो हम लोग कैसे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली गिवन है कि अगर आपका कॉलेज सीजीपीए या जीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोई भी क्राइटेरिया सजेस्ट करता है तो आप उसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। बट इन केस अगर आपका कॉलेज कोई भी ऐसा क्राइटेरिया या ऐसा फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं सजेस्ट करता है तो उस केस के अंदर ये क्राइटेरिया हमें नोटिफिकेशन के अंदर गिवन था, आप इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये जो यहां पर हमें क्राइटेरिया गिवन है आप इसको फॉलो करेंगे इन केस आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट डिफाइन नहीं करता है कि आप सीजीपीए या जीपीए को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अगर वो कर रहे हैं तो आप उसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आफ्टर दैट नाउ वी हैव डिस्कस द एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्राइटेरिया इन ग्रेट डिटेल। अब अगर आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर क्या रहता है, तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम यहाँ पर आपके 3 फेजेस के अंदर होगा, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 विच इज गोइंग टू बी द इंटरव्यू। तो पहले आपकी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन के लगभग 30 to 45 डेज के अंदर आपका फेज 1 का जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट होगा। फेज 1 के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ये एक क्वालिफाइंग स्टेज होती है, ठीक है। आपको बस पार करनी होती है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। फेज 1 के लगभग 25 to 30 डेज के बाद आपका फेज 2 एग्जाम होता है, और ये जो फेज 2 का एग्जाम होता है इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट किए जाते हैं। 200 मार्क्स का आपका फेज 2 होता है, और 200 मार्क्स के फेज 2 के बाद में आपका इंटरव्यू होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में बनते हैं। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है आउट ऑफ 250 मार्क्स, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। 3 फेजेस होंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 विच इज गोइंग टू बी द इंटरव्यू। अब किस फेज के अंदर हमसे क्या चीज पूछी जाएगी, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। अगर मैं बात करती हूँ फेज 1 की, तो फेज 1 के अंदर आपके पास टोटल ऑफ 8 कंपोनेंट्स यहाँ पर रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जीए, ईएसआई एंड एआरडी, ठीक है। टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। अब लेकिन ये जो सारे सेक्शंस हैं, आपकी जो फेज 1 की कट ऑफ होगी, जो फेज 1 कट ऑफ है वो आपकी बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। पेपर आपका 200 नंबर का है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होंगे, देखो जो आपका ये फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स है अप टू डिसीजन मेकिंग, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन मेरिट सेक्शन, नॉन मेरिट या फिर क्वालिफाइंग सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ जो है वो ही क्लियर करनी होती है। जो ओवरऑल कट ऑफ है ये 100 मार्क्स की, इसको कैलकुलेट करने के लिए इन पांचों सेक्शंस के मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है जीए, ईएसआई और एआरडी। ये 3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, 40 मार्क्स का एआरडी, 40 मार्क्स का ईएसआई एंड 20 मार्क्स का जीए, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये बनाते हैं हमारा मेरिट सेक्शन। तो जो हमारी ये 100 मार्क्स की ओवरऑल कट ऑफ होगी वो इस मेरिट सेक्शन के बेसिस पे आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अभी तक समझ आ गई होगी कि फेज 1 के अंदर 2 एरियाज होते हैं, नॉन मेरिट सेक्शन और मेरिट सेक्शन। नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, और जो मेरिट सेक्शन है
उसके अंदर आपको सेक्शनल प्लस ओवरऑल दोनों कट ऑफ्स को क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज आती है कि क्या यहाँ पे हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग्स भी होंगी, तो नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी। पूरे पेपर के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, अ कॉम्पोजिट टाइमिंग ऑफ 2 आवर्स, और इस 2 आवर्स के अंदर आपको आपकी श्रद्धा है कि आप किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहता है हमारा पैटर्न फेज 1 का। उसके बाद अगर मैं बात करूं फेज 2 की, तो फेज 2 के अंदर आपके दो पेपर्स होते हैं। एक पेपर 1 होता है जनरल इंग्लिश का, ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन टाइप करके आंसर करना होता है। टोटल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। उसके बाद में पेपर 2 होता है। पेपर 2 ईएसआई और एआरडी का कंबाइंड पेपर होता है, ठीक है। इसका भी इसके भी जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये जो 100 मार्क्स हैं ये यहाँ पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। 50 मार्क्स के इस ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस 30 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 2 मार्कर्स, और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं 1 मार्कर्स। तो इस तरीके से ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ये हमारा टोटल 50 मार्क्स का पेपर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी दूसरी चीज आती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आपके पास यहाँ पर 6 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस में से देयर आर गोइंग टू बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर्स एंड देयर आर गोइंग टू बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल ऑफ 50 मार्क्स बनता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी, ठीक है। 4 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, ये आपका पैटर्न रहेगा जो ईएसआई और एआरडी का फेज 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए आपको 30 मिनट्स की टाइमिंग मिलेगी, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए आपको 90 मिनट्स की टाइमिंग मिलेगी। तो अ टोटल ऑफ 120 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर भी हमारी सेक्शनल कट ऑफ होती है और ओवरऑल कट ऑफ होती है, ठीक है। तो जीए, ईएसआई एआरडी का ऑब्जेक्टिव पेपर, ईएसआई एआरडी का डिस्क्रिप्टिव पेपर, इन सबकी सेक्शनल कट ऑफ होगी और इन सबकी ओवरऑल कट ऑफ भी होगी आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। आपको दोनों ही कट ऑफ्स को यहाँ पर क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स नाउ द एंटायर पैटर्न ऑफ फेज 2 इज क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि ये जो दोनों पेपर्स हैं ये आपके सेम डे पे होंगे, ठीक है। जो लोग सिविल सर्विसेज से इस एग्जाम पे केटर कर रहे हैं, तो जैसे सिविल सर्विसेज में या फिर और एग्जाम्स के अंदर होता है कि 2-2 दिन तक हमारे, या काफी लंबे टाइम तक हमारे 5-5 दिन तक हमारे मेंस चल रहे हैं, तो वैसा नहीं होता यहाँ पे। दोनों ही पेपर्स आपके एक सिंगल डे पे कंप्लीट हो जाएंगे ये, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हमने फेज 2 का जो पैटर्न है वो पूरा यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या रहता है इस एग्जाम का। देखो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस है हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स का। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स का सिलेबस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं गिवन होता है, लेकिन जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं उसके बेसिस पे ये सिलेबस आपको दिया गया है। जैसे हमारे नॉर्मल और गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वही हमारा सब सिलेबस रहता है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होती हैं। और कंप्यूटर नॉलेज के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर जनरेशन एंड शॉर्टकट्स, ये सारे एरियाज आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे सिलेबस को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हमारा डिटेल सिलेबस हमने पेपर 1 के अंदर जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसका तो देख लिया है। अब बात आती है मेरिट सेक्शन की। तो मेरिट सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि जीए का सिलेबस क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, जीए इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स, ठीक है। कि आपको करंट अफेयर्स के अंदर जो भी स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं, स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। मेन चीज यहाँ पर रहती है कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर हमें यहाँ पर कवर करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 3 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर करना होता है, एंड टिल 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन डेट आपको ये करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर कवर करने होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ ईएसआई और एआरडी की, तो ईएसआई और एआरडी की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है फेज 1 और फेज 2 की। एआरडी के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, meteorology, precision farming, soil and water conservation, water resources and irrigation,
farming and farm engineering, plantation and horticulture, animal husbandry and poultry, fisheries, forestry, agriculture extension, ecology and climate change, right? Then the current affairs related to the Indian agriculture, rural development, rural population in India and its dynamics, Panchayati Raj institutions, NREGA, NRLM, the schemes related to the rural development. So all of this is a part of your ARD syllabus. If you want the detailed and the decoded syllabus, so as I've already told you that you can have the guidebook with you. The link to download it has been provided to you in the description box below. Now, if I have to tell you about the ESI, now students, in the ESI part, you have to prepare nature of the Indian economy, inflation, poverty alleviation and employment generation in India, population trends, agriculture, the characteristics, status, and all the other numerous topics here, industry, rural banking and financial institutions in India, globalization of economy, social structure in India, education, social justice, social movements, Indian political system, human development, current economics, and the social issues. So this is the syllabus for the ESI. And students, the best part here is that we have the detailed syllabus of ARD and ESI given to us in the notification, and the syllabus for the ARD and ESI for both the phase 1 and the phase 2 is same. तो जो ARD और ESI आप phase 1 के लिए prepare करेंगे वो same ARD और ESI आपके फेज 2 में भी काम आएगी, ठीक है? सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है यहाँ पे। उसके बाद में आती है बात हमारे फेज 2 की। तो देखो फेज 2 के अंदर मैंने आपको बताया कि एआरडी ईएसआई का सिलेबस सेम रहता है। अब आते हैं जनरल इंग्लिश पे। तो जनरल इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पे एसे, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लेटर, ये 4 चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं। इनमें से 3 पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलिए, अब हमने सिलेबस देख लिया है। अब हम बात करते हैं लास्ट चीज के बारे में, और वो कि एक किसी भी एग्जाम को जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है, दैट इज कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, जब आप नबार्ड ग्रेड ए को ज्वाइन करोगे, सो यू आर गोइंग टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज नबार्ड इट इज द एपिक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर आप जब ज्वाइन करोगे, यू आर गोइंग टू ज्वाइन इट एज द असिस्टेंट मैनेजर, राइट? असिस्टेंट मैनेजर की ये आपकी पोजिशन होगी। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आपको जाते ही रूरल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, सो नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं होता है। एज एन असिस्टेंट मैनेजर योर वर्क इट इज गोइंग टू बी ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्टली, अगर आप सोच रहे हो कि सिंस इट्स अ बैंक तो आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर काफी कम होता है। आप डायरेक्टली फार्मर्स के साथ या डायरेक्टली आप लोगों के साथ बात नहीं करते हैं। यू डील विद द स्टेक होल्डर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ सम स्टेट गवर्नमेंट इट इज इट इज बिल्डिंग अ वेयर हाउस इन एरिया एंड इट नीड सम लोन, तो वो आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। आपको देखना है कि इसकी वायबिलिटी क्या है, राइट? सो यू हैव टू डू द वायबिलिटी असेसमेंट एंड देन प्रेजेंट द रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड्स एंड द हायर मैनेजमेंट। सो इस तरीके का काम आपका यहाँ पर रहता है, बिकॉज नबार्ड जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स को या डायरेक्टली सिटीजन्स को लोन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, दे प्रोवाइड इट टू द इंस्टीट्यूशंस। सो आपकी जो कॉन्वर्जेशंस होंगी या जो आपकी डीलिंग होगी वो इंस्टीट्यूशंस के साथ होगी एंड नॉट विद द पीपल डायरेक्टली। Then let's talk about the salary structure, because चाहे हम कितना भी बोलें, we all have bills to pay, और सैलरी किसी भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कितनी हमें सैलरी इस जॉब के अंदर मिल सकती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपकी बेसिक सैलरी की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे बेस सैलरी आपकी 44,500 होती है, जिसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस और सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो इसको मिला के जो आपकी टोटल अर्निंग होती है दैट टर्न्स टू बी अराउंड 1,11,674, ठीक है? ये आपकी अर्निंग्स यहाँ पर रहती हैं, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर डिडक्शंस भी होते हैं। डिडक्शंस आपके टोटल 21,324 के होते हैं। दीज डिडक्शंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ एनपीएस, मेडिकल प्रीमियम, लॉन सब्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एसोसिएशन सब्स। सो ये सब मिला के आपके जो टोटल डिडक्शंस होते हैं वो 21,000 के करीब के बनते हैं। तो टोटल अर्निंग्स और टोटल डिडक्शंस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट पे जो आता है वो आता है आपका 90,350 ऑन अ मंथली बेसिस। बट स्टोरी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। इसके अलावा आपको मंथली बेसिस पे कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि कन्वेंस पेट्रोल, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, हाउस होल्ड हेल्प, नॉलेज अपडेशन अलाउंस, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट एंड डेटा चार्जेस, रेजिडेंस टेलीफोन अलाउंस। तो ये सारे अलाउंसेस जो आपको मंथली बेसिस पे मिलते हैं दे टर्न्स टू बी अराउंड 30,000, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 के आसपास की आपकी यहाँ पे मंथली सैलरी होती है एज अ फ्रेश ज्वाइनी, ठीक है? इसके अलावा आपके कुछ एनुअल अलाउंसेस भी होते हैं, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। ये सिर्फ एक मंथली सैलरी का डेटा है जो मैंने आपको बताया है कि मंथली बेसिस पे आपको 1,20,000 के आसपास इस जॉब के अंदर मिलते हैं। नॉनदलेस स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सैलरी वन ऑफ द फैक्टर्स होना चाहिए, लेकिन ये आपका मेन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। प्लीज इस सैलरी को देख करके एग्जाम की प्रिपरेशन में मत कूद जाना कि यार हर
हर महीने के 1,20,000 मिल रहे हैं, बहुत मजा आएगा, अमेजिंग जॉब है। नहीं, प्लीज आप एग्जाम को समझिए, एग्जाम की जॉब प्रोफाइल को समझिए, एग्जाम कितना डिफिकल्ट है आप उसको समझिए, क्या वैकेंसीज रहती हैं, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही एक रैशनल और कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लेना। सिर्फ इस एक फिगर के पीछे आपका डिसीजन जो है वो नहीं टिका हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ये फिगर चेंज होती रहेगी। आप आरबीआई में देखोगे शायद आपको इससे भी ज्यादा मिले, या किसी और जॉब में आपको इससे भी ज्यादा जॉब मिले, तो आपका मन इधर से उधर भटकता रहेगा। तो प्लीज अपना डिसीजन सिर्फ इस एक फिगर के बेसिस पे मत लीजिए। देयर आर अदर सो मेनी फैक्टर्स, please do consider them before jumping into the preparation of this particular examination. On this note, students, we have discussed all the important things that we were supposed to discuss for our NABARD 2026 examination. अगर अभी भी कोई चीज ऐसी रह गई है जो मैंने एड्रेस नहीं करी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। On that note, I am ending this session here. And students, if you are interested in having the paid mentorship for your NABARD 2026 preparation, then you can visit our website edutab.in. We have dedicated courses for the NABARD examination. If you're preparing for 2026, then you can enroll in our NABARD Graded Gold course, wherein we provide you the complete preparation for phase 1, phase 2, and the interview. Live classes will be there, recorded classes will be there, right? And your concept notes, summary sheets, descriptive model question and answer, full length mock test, each and everything is a part of your gold course. But if you're interested in preparing only for the phase 2 and interview, then you can enroll in the silver course. If you want to do the self study, then to test the waters, you can enroll yourself into the phase 1 and 2 test series. So these are the courses that are currently available for the 2026 cycle. So students, on this note, I'm ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.